हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान, कक्षा 8वीं की रहेगी। इसमें हम जो NAS का एग्ज़ाम आया था 19 अक्टूबर को, प्रैक्टिस पेपर, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। तो इसमें पहले मैं साइंस के कराऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो गणित आया था वो भी करवाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, साइंस पे चलते हैं पहले। तो इसमें विज्ञान है सबसे पहले। तो इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आए थे, 30 क्वेश्चन साइंस के। तो साइंस के कर लेते हैं हम पहले। तो 31st क्वेश्चन है जैसे ये, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन के दौरान, यानी जब वो श्वसन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। ग्रहण का मतलब कौन सी गैस लेते हैं पौधे, तो इसका बी पार्ट आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन आता, और लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर उसके बाद 31st क्वेश्चन है, इस जल चक्र में बिंदु 2 और 3 किस प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं। तो देखिए बिंदु 2 यहाँ पे है ये, ठीक है, तो और बिंदु 3 ये है। तो जो 2 है इसमें क्या हो रहा है, पानी की भाप बन रही है, तो इसे वाष्पन कहते हैं। और 3 में वाष्प जो है ठंडा होके बादल के रूप में आ रहा है, तो इसे संघनन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे जो पॉइंट है वाष्पन है, तीसरा संघनन है, और पांचवा जो है वो वर्षा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके पास चौथा है वो भी संघनन है, और जो सातवां है वो वाष्पोत्सर्जन है, क्योंकि पेड़ पौधों से पानी वाष्प बन के ऊपर आ रहा है। और इस प्रकार से जो हमारे पास यहाँ पे 7वें पे वर्षा भी हो सकता है, क्योंकि वो बादलों से वर्षा नीचे आ रही है। तो इस तरह से आपने 2 और 3 दिखाना था। तो 2 और 3 जो है ऑप्शन आपका वाष्पन और संघनन, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु को जलाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है। तो किसी वस्तु को जलाने के लिए एक तो हमें दाह्य पदार्थ यानी वस्तु चाहिए जिसको जलाना है, फिर उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, और उसको ज्वलन ताप तक गर्म भी करना होता है। तो ये जब तीनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। फिर है स्वपोषी जीव कौन सा है। स्वपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पानी में लगी हुई काई जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है सूर्य के प्रकाश से, और पानी में रहती है तो पानी वहीं से मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो काई होती है, हरे रंग की काई होती है जो पानी में लगी होती है, अपने आप उगाती है, उसे वो स्वपोषी जीव है। बाकी गायें भी घास खाती है, पेड़ पौधों से बना भोजन खाती है, पिटचर प्लांट ये भी कीट पतंगों को खाता है, केचुआ भी दूसरी चीज़ों को खाता है। फिर उसके बाद है चींटी के डंक में कौन क्या पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए जब चींटी काटती है ना तो हमें जलन होती है वहाँ पे। तो हमें उस जलन से बचने के लिए वहाँ पे कोई अक्षारीय चीज़ लगा देनी चाहिए, जैसे मीठा सोडा लगा सकते हैं, नहाने की साबुन लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें अक्षार होता है। फिर है सुषमा खेलते समय हॉकी तोड़ देती है। तो हॉकी का टूटना कैसा परिवर्तन है। तो हॉकी का टूटना जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हॉकी टूटी है, पहले भी वो लकड़ी की थी और टूटने के बाद भी वो लकड़ी की ही है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। फिर 37 क्वेश्चन है, अम्ल, अक्षार, लवण और खाली स्थान। तो जब अम्ल और अक्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है,
और जल बनता है, तो इसमें सी पार्ट जो है आपका आंसर आएगा जल। फिर उसके बाद है 38 क्वेश्चन है। तो 38 क्वेश्चन में देखिए, इसमें ये ग्राफ दिया गया है और इसने पूछा है कि समय दूरी ग्राफ में वस्तु विराम अवस्था में है। तो यानी कौन सा ग्राफ है जो विराम अवस्था में है। तो इसमें देखिए, विराम अवस्था क्या होती है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ, यानी समय बीतता रहे लेकिन वस्तु अपना स्थान ना बदले, तो उस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहते हैं। ठीक है, तो विराम अवस्था में जो है हमारे पास ये चित्र है जो इसमें विराम अवस्था में है, क्योंकि इसमें देखिए ये समय जो है, समय आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, लेकिन दूरी उतनी ही है। ठीक है, तो जब समय बीतता जाए लेकिन दूरी उतनी की उतनी रहे, तो दूरी चेंज ना हो, तो वो विराम अवस्था की होती है। लेकिन जो बाकी सभी ग्राफ हैं, ये ग्राफ और ये, इन सभी ग्राफों में जो है समय के साथ साथ दूरी भी बदल रही है, तो ये गति अवस्था में है। केवल जो बी पार्ट है वो विराम अवस्था में है। तो ग्राफ जो बी है या सेकंड वाला ग्राफ जो है वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो ये आपने करना है क्वेश्चन। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 39। रूप कुमार कुएं में अपनी परछाई देखता है, तो ये प्रकाश के किस गुण के कारण बनती है कुएं में परछाई। तो कुएं में परछाई जो होती है प्रकाश के परावर्तन के कारण बनती है। ठीक है, तो जो मिरर या शीशे में जो हम परछाई देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं या अपना चेहरा देखते हैं, या पानी में अपना चेहरा देखते हैं, तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। फिर उसके बाद है 40वां क्वेश्चन। रवि ने दोस्तों को 4 बात बताई, उनमें से एक बात सही है, तो सही बात कौन सी है। तो 4 बातों में जो सही बात है, इसमें अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, तो लेकिन बी है जो सी है और डी है, तो ये बातें तीनों जो हैं गलत हैं। तो ए बात सही है, तो ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। फिर है एंटीबायोटिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हमने कथन जो है गलत कथन छांटना है। तो कथन गलत जो है, हमें सी पार्ट जो है ये गलत लग रहा है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं, प्रतिजैविक दवाइयाँ जो होती हैं, प्रतिजैविक, जैविक का मतलब जीवाणुओं को के प्रति, यानी जीवाणुओं को जो जीवाणुओं से होने वाले रोगों के में दी जाती हैं ये एंटीबायोटिक। लेकिन ये कह रहा है विषाणु जनित रोगों का उपचार करती हैं। तो जो विषाणुओं से जो रोग होते हैं वो उनमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करती। ठीक है, बाकी ए बी सी तीनों सही हैं, सी ए बी सी डी सही हैं, सी सही नहीं है। फिर है 42 क्वेश्चन। पौधे अवशोषित नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस कार्य में करते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में तो करते नहीं, फलों को पकने में भी, और उपरोक्त सभी यानी इन तीनों में नहीं करते, लेकिन बी में करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण हेतु पौधे जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। फिर 43 है, निम्न में से कौन आग का प्रतिरोधक है। तो आग का प्रतिरोधक जो है, यानी जिसमें आग ना लगे, तो नाइलॉन में भी आग लग जाती है, पॉलीथीन में भी लग जाती है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक में भी लग जाती है, लेकिन मेलामाइन में नहीं लगती। ठीक है, मेलामाइन का उपयोग जो है, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, आग बुझाने वाले सेना जो होती है, उनके जो कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर मेलामाइन का लेप लगाते हैं, ताकि वो जब आग में जाएं तो उनके कपड़ों को आग ना लगे। ठीक है, तो मेलामाइन जो है आग प्रतिरोधक होता है। फिर है 44, निम्न में से कौन सा गुण लोहे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। लोहा जो होता है वो लोहा आप सब जानते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रीस होता है। ग्रीस आप सब ने देखा है, जो बाल बेरिंग में लगाते हैं
या साइकिल की चेन में लगाते हैं ग्रीस। ठीक है, तो टायरों में कहीं भी जहाँ पे बैरिंग होते हैं वहाँ पे ग्रीस देते हैं। तो ग्रेफाइट और ग्रीस को आप ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए। तन्यता, तन्यता का मतलब है कि तार बना सकते हैं। अब लोहे की तार तो बना सकते हैं लेकिन ग्रेफाइट या ग्रीस की नहीं बना सकते, तो इसलिए ये दोनों में गुण नहीं है। लोहे में है लेकिन ग्रेफाइट में नहीं है। अघातवर्धकता का मतलब है जैसे लोहे की चादर, पतली चादर बना देते हैं पीट कर, लेकिन ग्रीस की नहीं बना सकते, तो लोहे में ये है लेकिन ग्रेफाइट में नहीं है। कठोरता, अब लोहा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट नहीं होता। फिर उसके बाद विद्युत चालकता, हाँ विद्युत चालकता दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लोहे में भी होती है और ग्रेफाइट में भी होती है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 45 में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। तो यूरिया के उत्पादन में जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूरिया के उत्पादन में। फिर आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें है आपके पास कि बंद कमरे में आप स्वयं को 46वां क्वेश्चन है, बंद कमरे में आप स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए क्या करोगे। अंगीठी का उपयोग करोगे, कोयला हीटर का उपयोग करोगे, कपड़ों की 3 से 4 परतों का उपयोग करोगे, या उपरोक्त सभी करोगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उपरोक्त सभी कर लेते हैं। उपरोक्त सभी देख के, तो बंद कमरे में कभी भी हमें अंगीठी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और कोयला हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए बंद कमरे में। ठीक है, क्योंकि इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो दम घोटू होती है और उससे मृत्यु हो सकती है इंसान की। तो इसलिए बंद कमरे में हमें कपड़ों की 3 से 4 परत का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सही रहेगा। कोशिका का कौन सा भाग उसे आकृति प्रदान करता है। तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर आएगा। कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है और यही कोशिका को आकार प्रदान करती है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन में देखिए, गति से संबंधित कहीं सही कथन चुनिए। गति, गति से संबंधित, तो गति कोई वस्तु बिना बल लगाए गति करती है। कोई वस्तु बिना बल लगाए भी गति कर सकती है, तो ये ऐसा नहीं होता। बिना बल लगाए वो कोई भी वस्तु गति नहीं करती। तो हमने सही करना है, सही क्वेश्चन बताना है। दिशा परिवर्तन से गति परिवर्तन नहीं होती। दिशा परिवर्तन से गति परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगर दिशा परिवर्तित हो जाती है तो गति में परिवर्तन नहीं होता। और फिर आगे पढ़ लेते हैं। विराम अवस्था को शून्य गति की अवस्था माना जाता है। विराम अवस्था में क्या होता है, गति जो होती है शून्य होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। जब विराम अवस्था में होती है वस्तु तो उसकी गति शून्य होती है। तो इसमें सी जो है ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। फिर उसके बाद है आपके पास, निम्नलिखित में कहाँ घर्षण को जानबूझकर बढ़ाया जाता है। तो घर्षण जो होता है दो स्तंभों के बीच लगने वाला बल होता है जो एक दूसरे को उसके ऊपर से फिसलने से रोकता है। तो साइकिल के ब्रेक में हमें घर्षण की ज़रूरत होती है। अगर घर्षण ना हो तो साइकिल के ब्रेक कार्य नहीं करेंगे और साइकिल रुकेगी नहीं। तो साइकिल के ब्रेक में घर्षण जानबूझकर बढ़ाया जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोनों, इनमें हम घर्षण कम करते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाया गया है। तो ये कौन सी क्रिया है, इसमें देखिएगा, इसमें जो है ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलके निषेचन का क्रिया करते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है।
फिर 51 है आपके पास सही मिलान करने हैं, तो सही मिलान करेंगे। तो जो पुरुष हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी बी आएगा, पहले के साथ बी आएगा। पुरुष हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ पे फर्स्ट और बी देखो आ रहा है। स्त्री हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। तो और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हार्मोन निकालती हैं, और थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही है, इसमें सभी मिलान किए हुए हैं, सही है। फिर उसके बाद 52वां क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो होती है ठोस में सबसे अधिक चलती है, द्रव में उससे कम, फिर उससे कम गैस में, और निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ठोस। फिर निम्न किस परीक्षण में विद्युत चालन सफलतापूर्वक होगा? तो जो विद्युत चालन है, आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता। आसुत जल का मतलब होता है शुद्ध जल या वर्षा का जल, और अगर हम आसुत जल में कास्टिक सोडा डालें तब भी नहीं होगा, पोटासियम आयोडाइड डालें तब भी नहीं होगा। लेकिन जब हम शुद्ध जल में नमक डाल दें तो उसमें विद्युत धारा का चालन हो जाएगा, तो इसमें डी आंसर आएगा। फिर उसके बाद है, रेशम के कपड़े के ऊपर अगर कांच की छड़ को रगड़ें तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? तो कांच की छड़ के ऊपर धन आवेश आता है। ठीक है, जब हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ते हैं तो उसके ऊपर धन आवेश आएगा। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 55, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो जो रंग होता है नेत्र का, जैसे किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की नीली होती हैं, तो वो परितारिका होती है। परितारिका का जो रंग होगा वैसा ही रंग आंखों का हमें दिखाई देगा। फिर होता है, कौन सा जंतु अपने पीछे भी देख सकता है? तो जिसकी जंतु की आंखें साइड में होती हैं तो वो आगे और पीछे देख सकता है। तो उल्लू की आंखें जो होती हैं वो साइड में होती हैं, तो उल्लू इसका आंसर आएगा। उल्लू जो है आगे एक ही समय में बिना सिर हिलाए आगे की वस्तु भी देख सकता है, पीछे की भी। फिर किस तारामंडल की आकृति प्राचीन काल में होने वाली कलछी के समान होता है? कलछी का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना जैसा, तो वो होती है कलछी। तो वो ग्रेट बियर की आकृति का होता है तारामंडल। तारामंडल होता है तारों के समूह, जो हमें आकाश में तारों का समूह अलग अलग आकृतियों में दिखाई देते हैं, उन्हें तारामंडल कहते हैं। और जिसका आकार जो है कलछी के जैसा होगा वो ग्रेट बियर तारामंडल होता है। फिर निम्न में से किस उपग्रह का इस्तेमाल शिक्षा कार्यक्रमों में किया जाता है? तो एजुसेट उपग्रह छोड़ा हुआ है ऊपर, कृत्रिम उपग्रह है। एजू का मतलब एजुकेशन, सेट का मतलब सैटेलाइट, यानी ऐसा उपग्रह जो एजुकेशनल प्रोग्राम भेजता है तो उसे एजुसेट कहते हैं। और एजुसेट पे जो टीवी पे प्रोग्राम आते हैं पढ़ाई के, तो वो एजुसेट के कारण ही आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत से होने वाली हानिकारक रसायन, यानी ओजोन परत को कौन सा रसायन जो है हानि पहुंचाता है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो एसी में, रेफ्रिजरेटर या इस तरह की मशीनों में उपयोग किया जाता है जो ठंडा करती हैं किसी भी पदार्थ को। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन की परत जो है हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि ओजोन की परत कौन सी किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को। फिर किसान कभी कभी जुताई से पहले खेत में खाद डाल देता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि
खाद जो है मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है, क्योंकि पहले खाद डाल देंगे हम, फिर उसके बाद क्या होगा, हम खेत की जुताई करेंगे तो वो खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन समझे। तो आप सभी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन के बटन को भी दबाएंगे ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, दोस्तों के पास भी भेजेंगे ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।